हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आज का टॉपिक आप लोग जानते हैं? कौन बताएंगे आज का टॉपिक? आप में से आज का टॉपिक कौन कौन जानते हैं? अरे किसी को आज का टॉपिक नहीं पता है? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। प्रभु जी म्यूट कर पा रहे हैं ना सब लोग? अनम्यूट कर सकते हैं ना? हाँ प्रभु जी, एक्सेस दे देते हैं। अभी कोई एक्सेस नहीं है, 1 सेकंड बस जी। अब आप सबने अपने आप को कर तो कौन कौन जानते हैं आज का टॉपिक? हैंड रेज कर बता सकते हैं। नहीं आप प्रभु, क्या आप बताइए आज का टॉपिक क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आज का टॉपिक है फेथ इज रिस्पॉन्सिबल। ये वेरी गुड। और कौन बताएंगे? और कौन बताना चाहेंगे आज का टॉपिक क्या है? यस, आज का टॉपिक है इस फेथ रीजनेबल। इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे क्या फेथ रीजनेबल है। तो किसके ऊपर फेथ की हम बात कर रहे हैं? भगवान के ऊपर हमें फेथ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? आपको क्या लगता है, भगवान पे हमें फेथ रखना चाहिए? अगर आपको लगता है भगवान पे फेथ रखना चाहिए तो हैंड रेज करें। भगवान पे फेथ रखना चाहिए। ओके, एक हैंड रेज हुआ है विमान प्रभु का। उनको लगता है कि हाँ भगवान पे फेथ रखना चाहिए। वेरी गुड। सो अच्छा, एक और हैंड। चंद्रकेश प्रभु को भी लगता है कि हाँ भगवान पे फेथ होना चाहिए। लेकिन क्या हमें फेथ कितना रखना चाहिए, और क्या हमारा फेथ ब्लाइंड फेथ है? हमारा फेथ रीजनेबल है या हमारा फेथ ब्लाइंड फेथ है? ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ओके, सो कई बार ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि साइंस, विज्ञान, वो फैक्ट्स पे बात करता है और रिलीजन है वो फेथ पे बात करता है। तो साइंस फैक्ट्स की बात करता है, रिलीजन फेथ की बात करता है। तो इसलिए हम फैक्ट्स पे जाएंगे। तो हम आज पहले तो ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या साइंस में भी फेथ हो सकता है। इस साइंस की हम बात करते हैं, क्या उसमें भी फेथ हो सकता है? तो फेथ हमारे जीवन में हर जगह होता है। साइंस और रिलीजन की बात ही नहीं, हर जगह फेथ होता है। कैसे, इसको समझेंगे। हम लोग कितनी सारी किताबें पढ़ जाते हैं, बचपन से लेके पढ़े हुए हैं, स्कूल्स में, कॉलेज में, नॉवेल्स वगैरह, कितनी सारी किताबें पढ़ते हैं। और हम उन किताबों को क्यों पढ़ते हैं? हमें लगता है कि इनको पढ़ने से हमें ज्ञान मिलेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे।
तो ये जो भी ऑथर इन किताबों को लिखते हैं उन पे हम फेथ रखते हैं। क्या फेथ? भाई इनकी किताब को पढ़ूंगा तो मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, इनकी किताब पढ़ूंगा तो मेरे कंसेप्ट्स अच्छे बनेंगे, इनकी किताब पढ़ूंगा तो मुझे ज्ञान अच्छा बनेगा। फिर आप सोच के देखिए, हम अपने हेयर कट के लिए बार्बर के पास या नाई के पास जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, तो हेयर कट करवाते हैं, उसके हाथ में कैंची होती है, चाकू होता है, और हम बोलते हैं हाँ काट दो। तो हम क्या गारंटी है कि वो हमारी गर्दन नहीं काटे? भाई नाई का बस चला तो गर्दन भी काट सकता है, हम तो जाके बैठ जाते हैं वहां पे ऐसे करके। लेकिन हम पाएंगे कि जो नाई होता है वो केवल हमारे बाल काटता है। तो बचपन से हम क्योंकि देखते आ रहे हैं, इसलिए हमें रीजनेबल फेथ है। तो अगर पॉसिबल है तो ये कह रहे हैं कि हम स्विच ऑन कर सकते हैं। So now जब शादी हो जाती है तो हस्बैंड वाइफ के ऊपर और वाइफ जो है वो हस्बैंड के ऊपर, ये भी एक दूसरे के ऊपर एक्चुअली में विश्वास करते हैं। शादी के बाद हस्बैंड को वाइफ को एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, तभी जाके उनका मैरिज इंस्टीट्यूशन अच्छा चल सकता है, राइट। इसी प्रकार से आप देखें, अरे भाई कितने लोग फ्लाइट में बैठते हैं डेली, क्या गारंटी है कि फ्लाइट आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी? क्या गारंटी है कि वो क्रैश नहीं होगी? रोज कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में आता है ये फ्लाइट क्रैश हो गई है, वो फ्लाइट क्रैश हो गई है। अभी रिसेंटली नेपाल में एक फ्लाइट क्रैश हो गई, उसमें इंडियंस भी थे कुछ, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी हम जब एयरपोर्ट पे जाते तो बड़े खुशी खुशी जाते हैं, अरे आज तो हम फ्लाइट में जा रहे हैं, अरे वाह ट्रेन टिकट, अरे ट्रेन में नहीं हम फ्लाइट, ऐसे करके हम जाते हैं। और हम लोगों को बताते हैं कि अरे भाई हमने मतलब हम दिखाता के साथ प्रयास करते हैं कि भाई बड़ा फ्लाइट है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो फ्लाइट क्रैश होगी कि नहीं होगी। इसका भी प्रोबेबिलिटी का गेम है सारा, राइट। तो ऐसी परिस्थिति में भी हम विश्वास करते हैं कि नहीं मेरी फ्लाइट क्रैश तो नहीं होगी, मैं तो पहुंच ही जाऊं। और ये सोच के हर व्यक्ति फ्लाइट में भगवान का नाम लेके चढ़ जाता है। भाई कितने सारे भूकंप आते रहते हैं, कितनी बाढ़ आती रहती है, लेकिन फिर भी हम घर बनाते हैं और उस घर में रहते हैं। भाई भूकंप से तो हमारा घर भी गिर सकता है ना, भूकंप आएगा तो आपका घर भी गिर सकता है, लेकिन फिर भी हम विश्वास रखते हैं, हम फेथ रखते हैं कि भाई मेरा घर नहीं गिरेगा, है ना। तो इस प्रकार से फेथ को कभी कभी हम एक अलग डेफिनेशन में भी समझने का प्रयास करते हैं। कैसे कि अगर मैं देख लूंगा तो मैं विश्वास कर लूंगा, अगर मुझे देख लूंगा तो मेरे को फेथ आ जाएगा, नहीं देखूंगा तो मुझे फेथ नहीं आएगा। ऐसी परिस्थिति है। लोग कहते हैं कि मैं अगर देखूंगा तो बिलीव करूंगा और बिलीव करूंगा तो फेथ होगा, लेकिन साइंस भी कुछ ऐसा ही कहता है, अगर हम देख लेंगे तो हम मान लेंगे और मान लेंगे तो फिर हमें फेथ आ जाएगी। लेकिन साइंस भी बहुत सारी चीजों को बिना देखे ही मान लेता है। एग्जाम्पल एक्सरे, एक्सरे दिखती है क्या? एक्सरे को तो हम देख नहीं सकते। कौन सा साइंटिस्ट है जिसने एक्सरे को देखा? कौन सा साइंटिस्ट है जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को देखा? कौन सा साइंटिस्ट है जिसने इलेक्ट्रिसिटी को वायर पे बहते हुए देखा? लेकिन फिर भी दिखता नहीं है, लेकिन मानते हैं, और मानते हैं इसलिए फेथ होता है, राइट। तो अब एग्जांपल देते हैं कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई, फिर रदरफोर्ड की आई, है ना, बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया। तो
आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि एटम होता कैसा है। आपको तो स्कूल में, आप में से किस किस को स्कूल में पढ़ाया एटम कैसा होता है? अरे आप लोग स्कूल में नहीं पढ़े क्या? किसी ने हैंड ही रेज नहीं किया अभी तक। अरे आप में से किस किस को पढ़ाया गया एटम के बारे में? एटम, अणु, एटम के बारे में पढ़ाया गया ना? बोर्स मॉडल तो कम से कम पढ़ाया ही होगा, पिछले मॉडल नहीं, डाल्टन और रदरफोर्ड ये सब नहीं पढ़ाया, कम से कम बोर मॉडल तो पढ़ाया ही होगा आप लोग को। नहीं तो 10th पास भी नहीं कर पाओगे बोर मॉडल नहीं पढ़ोगे तो, है ना? 2 लोगों ने तो हैंड रेज कर दिया है, वेरी गुड, आप 2 लोगों को पता है, वेरी नाइस। सो ये जो बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल, 3 लोगों ने हैंड रेज किया, वेरी गुड। तो बोर ने एटॉमिक मॉडल जो दिया वो केवल थ्योरी है, इट्स अ थ्योरी कि एटम ऐसा होना चाहिए हमारे हिसाब से। उन्होंने एटम देखा नहीं है, किसी भी माइक्रोस्कोप से आप एटम को नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी फेथ है कि हम जैसा सोचते हैं एटम वैसा ही होगा, है ना? ऐसा कॉलेज में बच्चे लड़के है ना, ऐसे सोचते हैं कि मेरे ख्यालों की जो वो मलिका है वो ऐसी ही होगी। उसको कई सारे फिल्मों में, बॉलीवुड में बड़े गाने बनते हैं, सॉन्ग्स बनते हैं, है ना? वैसे ही बोर ने सोचा कि मेरा सोचा हुआ एटम ऐसा ही होगा वो एटम, और वो एटम जो है उन्होंने थ्योरी बना दी। लेकिन अभी लेटेस्ट रिसर्चर्स बता रहे हैं कि नहीं, एटम में न्यूक्लियस और दैट इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना? देयर आर फर्दर स्मॉलर पार्टिकल, एंड जरूरी नहीं है एटम ऐसा ही है जैसा हम सोच रहे हैं, एंड देयर आर स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक हिग्स बोसॉन पार्टिकल पे रिसर्च हुआ था, जिसको गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। तो साइंस काफी आगे जा चुका है, लेकिन पॉइंट है कि साइंस में भी बहुत सारा फेथ होता है। अब इमेजिनरी नंबर, आप में से किस किस ने इमेजिनरी नंबर पढ़ा स्कूल में? √-1, किस किस ने स्कूल में इमेजिनरी नंबर्स पढ़ा है? बहुत छोटी क्लास में पढ़ लेते हैं ना। एक हैंड रेज हुआ है, किस किस ने पढ़ा है इमेजिनरी नंबर? बताइए बताइए। 2 हैंड्स रेज हो गए, वेरी गुड। बड़ा आराम से, सुस्ती में है, दोपहर का समय है, थोड़ा सुस्ती वाला समय होता है। आप धीरे से तीसरा हैंड रेज हुआ, अब चौथा हैंड रेज हुआ, धीरे धीरे सुस्ती जा रही है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सो हमने इमेजिनरी नंबर को पढ़ा, लेकिन हमें ही बता दिया गया कि भाई साहब इसका रियलिटी को लेना देना नहीं, ये खुद ही इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि जैसा नंबर अंडर रूट के अंदर -1 लिखते हैं, ऐसा होता ही नहीं है, इसीलिए ये नंबर इमेजिनरी है। तो फिर हम क्यों उस पर फेथ रखते हैं, क्यों विश्वास रखते हैं? क्योंकि सोच के देखिए ध्यान से, क्योंकि वो हमारी मैथ्स की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है और हमें सोल्यूशन मिल जाता है। दैट इज कोई उसका साइंस, कुछ दिमाग, कुछ साइंस नहीं, केवल ये कि वो एक ऐसा लॉजिक है जिससे हमारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। इसलिए हम इमेजिनरी नंबर्स को does that make sense to you all? है ना? So और हम देखेंगे तभी मानेंगे। अगर साइंस में कुछ लोग, साइंटिस्ट लोग ऐसा कहते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे ऐसा नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है। Why? Because हम तो कई बार कुछ चीजों को देखकर भी नहीं मानते। देखना फेथ रखने की, बिलीव करने की कोई गारंटी नहीं देता। एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। एग्जाम्पल ये है कि आपको सूरज जो है क्षितिज से उगता हुआ दिखता है ना? क्षितिज मतलब जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखते हैं। तो क्या बाय द वे क्षितिज होता है क्या? हमें दिखता है कि वहां इतनी दूर जाके आकाश और पृथ्वी आपस में मिल जा रहे हैं। क्या एक्चुअली में आकाश पृथ्वी आपस में मिल रहे हैं? सोचने वाली बात है, राइट? तो एक्चुअली में तो नहीं मिल रहे ना, लेकिन हम ऐसा मानते हैं, ऐसा क्योंकि हमें दिखता है। लेकिन हमें पता है कि वो क्षितिज पे दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। यानी देख रहे हैं हम मिलता हुआ, लेकिन तब भी हम मान नहीं रहे। इंटरेस्टिंग नहीं? सो जो रेल की लाइनें होती हैं, रेल की पटरियां होती हैं,
बहुत दूर जाकर क्या होता है, हमें मिलती हुई से दिखती है, कि ऐसा लग रहा है कि वो मिल रही है। रेल की पटरियां मिलती हुई दिखती हैं बहुत किलोमीटर आगे, लेकिन क्या क्या वो वाकई में मिल रही हैं आपस में? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम मानते भी नहीं है कि वो मिलेंगे। दैट्स द लॉजिक, है ना? ये लॉजिक है कि रेल की पटरियां मिलती हुई दिख रही हैं, लेकिन तब भी हम नहीं मान रहे। तो देखें या नहीं देखें, इससे डज नॉट मैटर। ठीक है? तो कॉज और इफेक्ट, इफेक्ट अगर है तो उससे हम कॉज को समझने की कोशिश करें। चलिए, थोड़ा हैवी हो गया, थोड़ा लाइट करते हैं इसको। तो देखने की कोई गारंटी नहीं। तो लाइफ में हमें थोड़ा सा फेथ, रीजनेबल फेथ हर चीज में रखना चाहिए, है ना? जैसे कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी है या कोई परेशानी है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या होता है, सोच के देखिए। हम एक अच्छा सा रेप्यूटेड डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा ये दवाई खा लेना, सही हो जाओगे, और हम चुपचाप दवाई का पैकेट खोलते हैं, उसमें से गोलियां, दवाई, लिक्विड जो भी है निकालते हैं और खा जाते हैं। बस हम में से कितने लोग हैं दवाई के पैकेट को पढ़ते हैं, फिर जाके इंटरनेट पे उसके कंस्टिट्यूएंट्स देखते हैं, फिर उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या करते हैं ये देख के समझते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि भैया इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, इसलिए दवाई मैं खाऊंगा, और अगर इसका साइड इफेक्ट होगा तो मैं नहीं खाऊंगा, है ना? बिलीव मी, आप जो भी दवाई खाते हैं, हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी आप उसको खाते हैं, है ना? आपकी हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। एक डिस्प्रिन की गोली पानी में घोल के भी पीते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी हम उसको खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि डॉक्टर ने कहा है, इसलिए हम सही हो जाएंगे। तो हम डॉक्टर के ऊपर फेथ दिखाते हैं। हम कभी डॉक्टर से जाके नहीं थे चलो अपनी एमबीबीएस की, एमडी की डिग्री दिखाओ, नहीं पूछते। लेकिन फिर भी उस डॉक्टर के पास जाकर हम बोलते हैं भाई सब इसके पास आते हैं, सही हो जाते हैं, मैं भी सही हो जाऊंगा। क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये फेथ है, इसको फेथ कहते हैं, है ना? इसको फेथ कहते हैं। सो भाई, आप में से कितने लोग कॉलेज में पढ़ चुके हैं? आप में से कितने लोग कॉलेज जा चुके हैं या कॉलेज में पढ़ चुके हैं? 2 ही लोग पढ़े हैं कॉलेज में। कितने लोग आप में से कॉलेज कभी गए हैं या कॉलेज में एडमिशन लिया है कभी? बस 3 ही लोग। ओके, वेरी गुड, वन मोर हैंड। सो नाउ मेरा आपसे प्रश्न है, जब कॉलेज में गए थे तो आपने चेक किया था कि इस कॉलेज का रेपुटेशन कैसा है, ये किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, ये कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट कैसा होता है, ये कॉलेज मेरे करियर के लिए अच्छा है कि नहीं है, सब चेक किया था आपने? किया था कि नहीं किया था? हैंड रेज करके बताइए। हाँ, किया था ना, वेरी गुड। सो आपने मात्र कुछ लोगों से पूछा होगा, है ना? कुछ जो उस कॉलेज में पढ़ते होंगे, स्टूडेंट्स या प्रोफेसर्स पढ़ाते होंगे, उनसे आपने बात की होगी, पूछा होगा, और उन्होंने बताया होगा हाँ जी अच्छा कॉलेज है। बस आपने सुना अच्छा कॉलेज है, या कोई पढ़ा था उससे पूछा अच्छा कॉलेज है, सुना और फिर हमने ज्वाइन कर लिया। लेकिन हम किसी से सुनते हैं, वो बोलता है अच्छा है, बस हम एडमिशन जाके लेते। इसी को फेथ कहते हैं कि किसी ने बोला हम उसकी बात पे विश्वास कर सकते हैं। लेकिन फेथ एक होता है, फेथ रीजनेबल है, लेकिन एक फेथ जो है वो ब्लाइंड भी हो सकता है, राइट? एक फेथ जो है वो ब्लाइंड भी हो सकता है। ब्लाइंड फेथ किसको कहते हैं? ब्लाइंड फेथ किसको कहते हैं? ब्लाइंड फेथ जो है
तो ब्लाइंड फेथ हम किसको कहते हैं, ये भी समझना है, राइट। तो हम एग्जांपल देते हैं आपको, ब्लाइंड फेथ समझने का एक एग्जांपल देते हैं। आप रिलीजन को या धर्म को अपने दादा दादी से या मम्मी पापा से सीखते हैं। जैसे मम्मी पापा करते हैं तो अगरबत्ती जला के ऐसे दिखा देते, घंटी बजा देते, आप भी कर देते हैं। लेकिन क्या हम पढ़ते हैं प्रॉपर स्कूल में, कॉलेज में जाके कि रिलीजन क्या होता है, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए जीवन में, क्या हम उसके बारे में बातें नहीं करते? That's a question, right? So रिलीजन को तो हम अपने दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी से सीख सकते हैं, लेकिन क्या हम तो अगर पढ़ना है हमें, तो मान लीजिए इंजीनियरिंग करनी है, तो क्या मैं अपने दादा दादी से पढ़ के इंजीनियर बन जाऊंगा? बनूंगा या नहीं बनूंगा? ये क्वेश्चन आप लोगों से। आपको लगता है नहीं बनूंगा तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, वेरी नाइस। सो केवल दादा दादी से पढ़ के मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, तो रिकॉग्नाइज नहीं। इसी तरह से क्या दादा दादी नाना ने केवल रिलीजन पढ़ लिया तो कंप्लीट हो जाएगा क्या? नहीं, उसको भी मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, मुझे ऑथोराइज इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए, राइट? नहीं नहीं तो हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं। कि एक बार बेटी की शादी थी घर पे, तो माता जी ने बहुत सारे बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए। लेकिन माता जी पकवान बना रही थी किचन में, तो क्या है वहां पे एक है ना बिल्ली आ जा रही थी बार बार। क्या आ जा रही थी? बिल्ली आ जा रही थी बार बार। तो जो बिल्ली थी ना, वो बिल्ली जो है वो डिस्टर्ब कर रही थी। तो माता जी ने उस बिल्ली को पकड़ा और रस्सी पे टांग दिया। बिल्ली को रस्सी पे टांग दिया। अब छोटी सी बच्ची थी, उसने देखा है ना कि भाई मेरी शादी में मम्मी ने बिल्ली को रस्सी पे टांग दिया। अब वो बच्ची की शादी हो गई और वो ससुराल चली गई। फिर उसकी भी बच्ची हुई, वो भी बड़ी हो गई। अब उसने अपनी बच्ची की शादी करी, बहुत सारे मेहमानों को बुलाया, उसने खूब सारे पकवान बनाए। और फिर जब पकवान सारे बन गए तो सबने बोला चलो पकवान बांट के खाते हैं सब। बोला नहीं, अभी पकवान बनाने की रस्म पूरी नहीं हुई है। बोले क्यों? बोले अरे हमारी मम्मी है ना पहले बिल्ली टांगती थी रस्सी पे, तो जाओ जाके गांव में बिल्ली ढूंढ के लेके आओ। फिर बिल्ली ढूंढ कर लाए, फिर उसको रस्सी पे टांगा। उसके बाद जाके उन्होंने सबको पकवान बांटे। तो ऐसे करके, तो ये मम्मी ने क्यों बिल्ली टांगी थी ये तो हमें पता नहीं था, हमने भी टांगना शुरू कर दिया, तो हर शादी में एक बिल्ली टंगने लगी। इसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ, कि भैया हमारी मम्मी जैसे करती थी हम भी ऐसे करते, लेकिन क्यों करते हैं हमें नहीं पता। इसको ब्लाइंड फेथ कहते हैं। तो रीजनेबल फेथ क्या होता है? अगर हम पढ़ें, उसको समझें, उसके साइंस को समझें और उसके बात करें, तो उसको कहते हैं रीजनेबल फेथ। ठीक है? और एक और ब्लाइंड फेथ की एग्जांपल दे सकते हैं। तो रिलीजन में रीजनेबल फेथ क्या होता है? बहुत बड़े बड़े लोग हैं और वो भगवत गीता पढ़ते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल सेक्शन साइंटिस्ट लोग सब भगवत गीता पढ़ते हैं, और उसके बाद भगवत गीता को पढ़ के उस पर कमेंट्स भी लिखते हैं, कमेंट्री लिखते हैं कि भाई देखिए बहुत अच्छी किताब है ये, इसको सबको पढ़ना चाहिए, राइट? यानी कि भगवत गीता को अप्रिशिएट करते हैं बड़े बड़े फिलोसोफर जैसे हेनरी डेविड थोरियो, महात्मा गांधी, एल्बर्ट आइंस्टीन, ये सब लोग
महात्मा लिटरली भगवत गीता को अप्रिशिएट करते हैं। हालांकि भगवत गीता 5000 साल पुरानी है, लेकिन उसमें जो लिखा गया था वो आज भी वैलिड है। हमारे वेदास जो हैं बहुत ही पावरफुल हैं। क्यों? उनमें इतना सारा साइंस दिया हुआ है, जैसे कि लाइट की स्पीड तक हमारे वेदास में एम्ब्रियोलॉजी है ना, फीटस का निर्माण, बच्चा जो होता है वो गर्भ में मां के कैसे आगे बढ़ता है। हमारे पास तो उस समय कोई कैमरा नहीं था उसको देखने का, लेकिन तब भी इतने हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने उसको लिख दिया, राइट। आयुर्वेदिक मेडिसिन देखिए, आयुर्वेद इतना पावरफुल मेडिसिन सिस्टम, योग, आसन, वास्तुशास्त्र और साइकोलॉजी, मोरल प्रिंसिपल, जो बहुत विमानिका शास्त्र, वैदिक मैथमेटिक्स है ना, और मेटलर्जी, और ऐसे ही ना जाने कितने सारे साइंस हमारे वैदिक सिस्टम में लिखे गए, और वो सारे रीजनेबल, कि वो हमारे जीवन में एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो ये जो हमारे जो शास्त्र हैं ये हमारी माँ के समान है। क्यों? तो माँ के पास जाओगे आप, है ना, तो वो हमारे जीने के लिए हमें सिद्धांत सिखाती है हमारी माँ। बचपन में हमको कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना, कैसे बैठना, सब कुछ सिखाती है, हमें जीने के सिद्धांत सिखाती है। और ये वैदिक शास्त्र भी हमें इसी माँ की तरह हमारे जीने का सिद्धांत सिखाते हैं, और हम अपने हमारे पिता से मिलाते हैं। तो वेदों में बताया है कि भगवान कौन, तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में और डिटेल में दिया हुआ। ये वेद जैसे भगवत गीता और हमारे शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र और भागवत, ये सब हमें भगवान के बारे में डिटेल। तो वैसे तो कहा जाए तो ब्लाइंड फेथ केवल रिलीजन में या धर्म में ही नहीं होता, साइंस में भी ब्लाइंड फेथ होता है। साइंस में भी ब्लाइंड फेथ होता है ना। कैसे कि आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना होगा कि एक बार एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और ये पूरा ब्रह्मांड बन गया। कहाँ पे धमाका हुआ, कौन सा बम फटा, कुछ नहीं। तो अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि बिग बैंग थ्योरी की डेफिनेशन है कि देयर वाज अ पॉइंट, एक स्मॉल पॉइंट ऑफ इनफाइनाइटेसिमल साइज, यानी इतना छोटा कि उसको देखा ही नहीं जा सकता, एंड इनफाइनाइट डेंसिटी, इतना भारी भरकम था कि उसको नापा नहीं जा सकता, और इतना ज्यादा उसका तापमान, टेम्परेचर था कि उसको हम नाप नहीं सकते, और वो स्पेस और टाइम के परे है। ऐसी परिस्थिति में वो बड़ा सा बॉम्ब फटा, बैंग हुआ, और उसके बाद ये ब्रह्मांड बन गया। इसका कोई सर पैर नहीं है, तो इसको ब्लाइंड फेथ कहते हैं, है ना। कोई सर पैर नहीं है। थ्योरी मन में आया, बैठे एक दिन थ्योरी लिख दी, अब थ्योरी लिख दी, अब चल रहा है, स्कूलों में पढ़ा रहे, तो आपको लगता है बिग बैंग बिग बैंग बिग बैंग, तो सब कुछ बिग बैंग से आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसके साथ? ये भी अंधविश्वास है, साइंस का अंधविश्वास, एक थ्योरी है ये, कोई सिर पैर नहीं। तो इस प्रकार से तो साइंस और रिलीजन, ऐसा नहीं है कि साइंस में फैक्ट्स होते हैं और रिलीजन में फेथ होता है। साइंस में भी फेथ होता है, और दूसरा साइंस में भी ब्लाइंड फेथ भी होता है, साइंस में रीजनेबल फेथ भी होता है, राइट। और इसी तरह से रिलीजन में भी ब्लाइंड फेथ भी होता है, रीजनेबल फेथ भी हो सकता है। लेकिन हमें रिलीजन में हमेशा, साइंस में भी ब्लाइंड फेथ को नहीं मानना चाहिए, केवल रीजनेबल फेथ को मानना चाहिए। और इसी तरह से रिलीजन में, है ना, धर्म में भी हमें ब्लाइंड फेथ को नहीं मानना चाहिए, बिल्ली को रस्सी पे नहीं टांगना चाहिए, है ना। हमें क्या करना चाहिए? हमें रीजनेबल फेथ रखना चाहिए, कितना रख सकते हैं, नापा तोला, इस तरह से जिसको हम रियलाइज कर सकें। इस प्रकार से ये चीज इंपॉर्टेंट है। साइंस और रिलीजन में एक और चीज है, साइंस के बारे में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो बहुत ही मैकेनिस्टिक है, बड़ी मैकेनिकल बातें करता है। कैसे इसको समझें? तो देखिए, है ना, आपको अगर गुलाब जामुन के बारे में पूछा जाए तो साइंस में क्या बताया जाएगा?
भाई ऐसा गोल होता है, इसका रेडियस, इसका डायमीटर कितना होता है, क्या कलर होता है इसका, और इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, इसमें लिक्विड है या क्या है, क्या कंस्टिट्यूएंट्स है इसके, केमिकल्स क्या है इसके अंदर, पढ़ के याद करोगे, घोटोगे, एग्जाम में उल्टी करके आ जाओगे, नहीं समझ में आएगा गुलाब जामुन कैसा होता है। भाई गुलाब जामुन समझना, उठाओ खाओ, पता चल गया। दोबारा कोई खिलाएगा जीवन में तो आपको पता है गुलाब जामुन कैसा होता है, मुंह में डालते बोले अरे तो गुलाब जामुन। ठीक है, तो साइंस भी मैकेनिस्टिक है, साइंस भी हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व हमेशा नहीं करती है। सो साइंस के साथ एक और प्रॉब्लम है कि साइंस हमारे जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करने में कोई मदद नहीं करता है। साइंस हमें कभी नहीं बताएगा कि अरे आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। आपके जीवन का लक्ष्य है कि आपको भगवत धाम जाना है। आपके जीवन का लक्ष्य है आपके अपने हृदय के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि अनर्थों को दूर करना है और उसके बाद भगवत धाम की प्राप्ति करनी है। साइंस इस कुछ नहीं बताएगा। साइंस बताएगा ऐसा कर लो, इंद्रिय तृप्ति कर लो, एंजॉय कर लो और बस हो गया। साइंस हमारे इमोशंस को नहीं समझ सकता, ना इमोशंस को समझा सकता है। वो सोचता है कि ये थोड़ा केमिकल लोचा हो गया इसको, लेकिन हमारे इमोशंस को, माँ के प्रति एक बच्चे के प्रति माँ को, हाँ, या फिर अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने देश के प्रति, भगवान के प्रति जो इमोशंस होते हैं, साइंस उसको नहीं समझा सकता, नहीं समझा सकता, क्योंकि साइंस के पास उसका कुछ रीजनेबल कुछ है ही नहीं, राइट। तो इसीलिए रिलीजन ही है जो हमारे जीवन को लक्ष्य दे सकता है और हमारे इमोशंस में सही टेस्ट दे सकता है, कैसे लाइफ को स्पिरिचुअल बनाना ये बता सकता है। इसीलिए रिलीजन हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। बट हमें इस चीज का ध्यान रखना है, लेकिन साइंस को भी ब्लाइंड फेथ पे विश्वास नहीं करते, ऐसी रिलीजन में भी हमें ब्लाइंड फेथ अपने जीवन में नहीं उतारना, राइट। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो समझ गए, ब्लाइंड फेथ रखना है या रीजनेबल फेथ रखना है, हमको बताइए, कौन बताएगा। हमें अपने रिलीजन में, अपने धर्म में ब्लाइंड फेथ रखना है या रीजनेबल फेथ रखना है। गौरव प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं रीजनेबल, ओके, वेरी रीजनेबल फेथ रखना चाहिए, वेरी नाइस, ठीक है ना। तो आज हम, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आज हम अपने सेशन को यहीं विराम देंगे। ये फेथ इज रीजनेबल और नॉट के सेशन में हमने ये समझा कि हमें चाहे साइंस हो चाहे रिलीजन हो, कभी भी ब्लाइंड फेथ नहीं रखना है। और साइंस में भी ब्लाइंड फेथ हो सकता है, लेकिन हमें रीजनेबल फेथ ही रखना है। और रिलीजन में तो डेफिनेटली रीजनेबल फेथ होना चाहिए, उसके पीछे रीजनिंग होनी चाहिए, देन इट बिकम्स रीजनेबल, ठीक है। तो आज का हमारा यही कंक्लूजन है। होप आप इस कंसेप्ट को क्लियर है और आप इसको अपने साथ रख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओवर टू यू अरुणा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत ही लॉजिकल डिस्कशन चल रहा था अभी तक जो हमने किया। तो अभी तक जो डिस्कशन किया उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? गौरव प्रभु का हैंड रेज है। गौरव प्रभु, आपका क्वेश्चन है तो हम पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अभी क्लियर है? हरे कृष्णा। हाँ, आई वाज सेइंग कि अगर किसी को कोई प्रश्न है जो अभी प्रभु जी ने आज डिस्कस किया है तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा है। ओके, मैं अनम्यूट करता हूँ।
ट्राई करिए गौरव प्रभु जी। अभी भी अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? Okay. ठीक है, अभी ट्राई करिए एक बार। हरे कृष्ण प्रभु, कोई प्रश्न है क्या? हाँ यस प्रभु, एक गौरव प्रभु जी का प्रश्न था, तो बोल रहे म्यूट नहीं कर, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने तो कर दिया इधर से। आई थिंक चैट पे उनका प्रश्न आया हुआ है प्रभु, एक बार। क्वेश्चन इज, क्या हम मेडिटेशन फॉलो कर सकते हैं? केवल महामंत्र कर लेना इनफ होगा? ओके, या आई थिंक इसके लिए तो आपका एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है। सेशन का नाम था योगा फॉर मॉडर्न एज। तो क्या आपने अटेंड किया था वो सेशन गौरव प्रभु? हाँ, इसलिए क्वेश्चन है। तो हमने उस पर डिस्कस बहुत डिटेल में किया था कि कौन सा सिस्टम हमें फॉलो करना चाहिए। तो आप योगा कर सकते हैं, तो योगा किसी भी टाइप का, लेकिन योगा क्या होता है, अष्टांग योग क्या होता है, वो भगवत गीता के चैप्टर 6 में डिफाइन किया गया है। उसको हम डिटेल में जाकर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अष्टांग योग प्रैक्टिस करना प्रैक्टिकल नहीं है कलयुग में। इस समय में प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आपको घर छोड़ के हिमालय पे जाके जंगल में पेड़ के नीचे आसन बिछा के, न ज्यादा ऊंचा न ज्यादा नीचा, आंखें बंद करके एक पोस्चर में बैठ जाना है। आंख पूरी नहीं बंद होनी चाहिए, आंख आधी खुली आधी बंद होनी चाहिए, और फिर आप एक आसन पर बैठ जाएं एक बार, फिर उसमें हिलना नहीं, स्थिर वैसे ही बैठे रहें। तो आप प्रयास करके देखिए, मम्मी पापा जाने देते जंगल में। कहने का तात्पर्य ये है कि अष्टांग योग का जो प्रोसेस है, कुछ बेसिक चीजें यही कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आसन बनाए आप हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए अष्टांग योग को करने के लिए जो प्रोसेस बताया गया है वो हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन भक्ति योग के जो नियम है बड़े आसान है, बहुत आसानी से हम घर रह के कर सकते हैं। इसीलिए प्रयास करना है हम लोगों कि हम ऐसी चीज करें जो प्रैक्टिकल हो। सो फॉर दिस मॉडर्न एज द मोस्ट प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ योगा इज द भक्ति योगा प्रोसेस, जिसमें हमें अपने कर्म भी कर सकते हैं और हमें समाज से बाहर जाके वैराग्य लेके, संन्यास लेके जंगल में जाने की जरूरत भी नहीं है ना। बस हमें वैराग्य के एटीट्यूड के साथ ही अपने कर्मों को करते चले जाना है, बस यही भक्ति प्रोसेस है। अगर हम गाइडेंस में है, सही परंपरा में आने वाले सही गुरु की शरणागति और उनके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हम अपने जीवन को अगर जी रहे हैं तो भक्ति योग कितना आसान है और कुछ करने है ना। तो अष्टांग योग इसलिए का जो प्रोसेस है, थोड़ा हेल्थ के लिए आसन वासन प्राणायाम कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो फिर वो प्रोसेस हमारे लिए नहीं है। उसके लिए तो डेफिनेटली बेस्ट एंड इजीएस्ट प्रोसेस मेट्रो में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, घर आ जा रहे हैं, रास्ते में हैं, कहीं भी आप जप कर सकते हैं हरे कृष्ण जप कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। लेकिन अष्टांग योग में एक जगह बैठ जाना पड़ेगा। अब रास्ते चलते कैसे बैठेंगे, बिजी लाइफस्टाइल है, एग्जाम आ गए तो कई बार चैंटिंग करना मुश्किल हो जाता है, फिर नहा धो के और सुबह वो आसन में बैठ गए और फिर उठेंगे ही नहीं, और फिर वो सब दैट आंसर्स द क्वेश्चन। बाकी डिटेल में हमारा वो सेशन जब भी अगली बार होगा आप अटेंड कर सकते हैं, तो आपको पूरा डिटेल में उसको एक्सप्लेन करेंगे शास्त्रों के।
Okay. Any more questions? तो किसी और को कोई प्रश्न है? Okay. So over to you, ma'am. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आई थिंक काफी लॉजिकल सेशन था आज का। क्विकली 1 मिनट में हम समराइज करते हैं कि अभी ये थोड़ा सा नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली प्रभु जी इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा था फेथ के रिगार्डिंग कि हम डिफरेंट चीज़ों पे हमें फेथ करना पड़ता है। लाइक फ्लाइट पे जाते हैं तो भी फेथ रखते हैं कि हमें सक्सेसफुली लैंड करा देगी, राइट? या हम वी आर गोइंग टू मैरी तो हम फेथ करते हैं सामने वाले पर्सन पे कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो नॉट अबाउट इन आवर लाइफ, यहाँ तक कि जो हमारी हम देखते हैं कि हम एक डॉक्टर पे भी फेथ करते हैं, या जो हम स्टडी करते हैं उसे प्रॉब्ली डिस्कस कर रहे थे। साइंस और मैथ में भी एक इमेजिनरी नंबर होता है जो वैसे तो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट उस कैलकुलेशन को करने के लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ों पे हम फेथ करते हैं, लेकिन फेथ हमारा लॉजिकल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि एक जगह पे क्या एक ट्रेडिशन चल गया कि वो जब भी कुकिंग करते थे कैट को टांगते थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फेथ हमारा रीजनेबल होना चाहिए। एंड यहाँ तक कि साइंस भी कहीं कहीं पे ब्लाइंड फेथ करती है। जैसे बिग बैंग थ्योरी के बारे में प्रभु जी बता रहे थे। बिग बैंग थ्योरी में क्या मानते हैं कि एक पॉइंट से सारा वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ है, एक बिंदु था उससे क्रिएशन हुआ है। तो फेथ रखने के लिए वी शुड बी लॉजिकल, हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि ये है तो ऐसा क्यों है, और तभी फेथ रीजनेबल बनता है। तो इसी को प्रभु जी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में और हमें बताएंगे कि हमारा फेथ कैसा होना चाहिए। सो और हाँ, एक जो अनाउंसमेंट हमने स्टार्टिंग में भी किया था वो भी फिर से बता देते हैं कि आपको नेक्स्ट वीक से जो सेशन होंगे वो ऑफलाइन होंगे, ऑफलाइन भी होंगे। तो आप में से जिनके लिए भी पॉसिबल है वो टेम्पल आके सेशन अटेंड कर सकते हैं 2:30 से। और जो फॉर्म भेजा हुआ है स्पिरिचुअल एसेंस सर पे जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में फॉर्म डाल रखा है। उस फॉर्म को आप जरूर फिल कर दीजिएगा कि आपका क्या चॉइस है, आपके लिए क्या फिजिबिलिटी है। अगर आप अटेंड कर सकते हैं उसको ऑफलाइन तो जरूर आइए और उस फॉर्म को जरूर भर दीजिए, सो दैट हमें पता चल जाएगा कि आपको आ सकते हैं या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग हम फिर नेक्स्ट सेशन प्लान करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। एक बार हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे हमें इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझाने के लिए। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। हरे कृष्ण।